शीला अपने दो बेटे रवि और राहुल के साथ रहा करती। शीला ने अपने बेटे की शादी सुमन नाम की लड़की से की। सुमन के घर में आ जाने से सभी काफी खुश थे, क्योंकि घर में एक अच्छा माहौल जो हो गया था एक नए सदस्य के आ जाने से। लेकिन बस एक ही समस्या थी, शीला नॉनवेज खाती है और सुमन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसकी वजह से शीला ये सब नहीं खा पाती थी। बहू, आज खाने में क्या बना रही हो? माँ जी, आज तो मैं दाल पालक की सब्जी बना रही हूँ। हे भगवान, ये कैसी लड़की को मैं अपने घर में बहू बना के ले आई? जब देखो घास फूस खिलाती रहती है। मुझे तो लग रहा है ना कि हमें पतला करके ही छोड़ेगी। क्या कह रही हो माँ जी? माँ कह रही है कि कभी नॉनवेज भी बनाकर खिलाया करो। तुम्हारे आने के बाद माँ ने अभी तक फिश फ्राई भी नहीं खाई है। अच्छा है, नहीं खाई तो, और ना ही खाए ना तो बेहतर होगा, क्योंकि ये सब अब नहीं बनेगा। अरे रवि बेटा, अब तू ही शादी कर लेना। क्या पता तेरी ही पत्नी हमें ये सब बना के खिला दे। मैंने कितने सपने देखे थे कि बहू आएगी, मुझे बढ़िया बढ़िया खाना बना के खिलाएगी, मजा आएगा। लेकिन नहीं, इससे तो कोई उम्मीद करना ही बेकार है। अरे मम्मी, मैं तो शादी के लिए कब से तैयार बैठा हूँ, लेकिन आप हो कि आप शादी के लिए मान ही नहीं रही। अगर तू फिर से उसी लड़की के बारे में बात कर रहा है ना, तो फिर तो भूल जा, क्योंकि उस लड़की को ना मैं इस जन्म में क्या, अगले 7 जन्म में भी बहू ना बनाऊं। दरअसल रवि पहले से ही किसी से प्यार करता था, लेकिन शीला उसकी शादी को मंजूरी नहीं दे रही थी और रवि किसी और से शादी करने को तैयार नहीं था। खैर, एक दिन की बात है, रवि सुबह सुबह अपना सामान पैक करके घर से निकल रहा होता है। तभी शीला कहती है, अरे ये क्या, ये बैग लेके कहाँ जा रहा है? वो मैं बताना भूल गया था कि 2 दिन के काम से मुझे बाहर जाना है, तो मैं जा रहा हूँ और आप लोग अपना ध्यान रखना। और ये बात तू मुझे अब बता रहा है, पहले नहीं बता सकता था? अरे कुछ खाने के लिए बनवा देती तेरे लिए। अरे माँ जी, देवर जी कोई बच्चे थोड़ी ना है जो घर से खाना पैक करवा कर लेकर जाएंगे। वो बाहर ही कुछ खा लेंगे, उन्हें आप जाने दीजिए। हाँ हाँ, तू तो कहेगी ना, काम चोर है एक नंबर की, एक भी काम करने के लिए राजी नहीं होती। फिर से शुरू हो गई दोनों सास बहू। रवि, तू जा भाई और अपना ध्यान रखना। जी भैया। रवि परिवार से विदा लेकर अपना बैग लिए अपने दूसरे घर आता है, जहां वो अपनी पत्नी सुहानी के साथ रहा करता है। जी हाँ, सुहानी वही लड़की है जिसके साथ शादी कराने के लिए शीला ने हाँ नहीं किया था। लेकिन सुहानी और रवि ने मंदिर में एक दूसरे से शादी कर ली। सुहानी से शादी करने के बाद वो उसे अलग घर में ले आया था। हालांकि किसी को नहीं पता था इस शादी के बारे में। खैर, रवि को सामने देखकर सुहानी कहती है, आ गए आप। अब ये बताओ, ये सब कब तक चलेगा? आप अपनी माँ से शादी के बारे में बात क्यों नहीं करते हो? आप उन्हें क्यों नहीं बता सकते कि हमने शादी कर ली है, ताकि हम दोनों एक साथ रह सके? चाहता तो मैं भी हूँ कि तुम्हें घर लेकर चलूं और माँ से कह दूं कि माँ, मैंने शादी कर ली है, आप इसे स्वीकार करो। लेकिन मैं अपनी माँ को जानता हूँ, वो तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगी। अभी बस तुम 2 दिन रुक जाओ, उसके बाद मैं देख कर ना अपनी माँ से बात करूंगा। अभी बस 2 दिनों के लिए हम एक साथ रहेंगे, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या करना है, सोच लेंगे बाद में। रवि की बात सुनकर सुहानी उसके लिए चिकन बनाकर लाती है, जिसे खाकर उसे बहुत अच्छा लगता है। रवि उसके साथ 2 दिन चैन से रहता है। वहीं शीला को सुमन की वजह से मांस मच्छी छुपकर खाना पड़ता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और रवि को पता लगता है कि सुहानी माँ बनने वाली है। वो सुहानी को लेकर अपने घर आ जाता है। दोनों दरवाजे पर खड़े होते हैं। उन्हें देखकर सुमन और शीला वहाँ आकर पूछते हैं, ये कौन है? कोई रिश्तेदार है क्या? पहले तो कभी नहीं देखा मैंने इनको। रवि, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वही लड़की है ना जिससे तू शादी करना चाहता था, लेकिन मैंने मना कर दिया था। क्या देवर जी किसी से प्यार करते हैं? माँ जी, और आपको ये बात पहले से पता थी, लेकिन आपने कभी भी हमारे साथ इस बात को शेयर क्यों नहीं किया? अरे आप लोग शांत हो गए तभी तो मैं कुछ बोल पाऊंगा। आप दोनों की बातों से ना मैं परेशान हो चुका हूँ। अरे मेरी बात तो सुन लो, मुझे बोलने तो दो। दरअसल बात ये ना, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और माँ शादी के लिए मना कर रही थी, इसलिए मंदिर में जाके शादी कर ली हमने। अब शादी तो हो ही चुकी है, अब तो माँ स्वीकार करो इसे, आप आपकी बहू है ये। और इससे पहले मैंने कभी इस बात का जिक्र भी नहीं किया था और मैं जानता था कि माँ इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी, इसीलिए मैंने किसी को कुछ बताया ही नहीं था। मतलब
तूने मेरी मर्जी के खिलाफ शादी कर ली? बेटा तू कैसी औलाद है, तूने अपनी माँ को ही धोखे में रखा। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। माँ मेरी बात तो सुनो। नहीं नहीं, मुझे किसी की बात नहीं सुननी। मेरे बेटे ने आज मेरा दिल तोड़ दिया। माँ वो कह रहा है कि आप एक बार उसकी बात सुन लो। माँ एक बार सुन लो, आखिर क्या कहना चाहता है छोटे। माँ बात ये है ना कि ये माँ बनने वाली है और इस हालत में इसे अकेले छोड़ के मैं नहीं जा सकता, इसलिए सुहानी को यहाँ लेकर आया हूँ मैं। ये यहाँ रहेगी। अगर मैं कल को ऑफिस जाता हूँ तो घर पे कोई तो होना चाहिए इसका ध्यान रखने को। और आखिरकार माँ आपके घर के चिराग का सवाल है, इतना तो आप कर ही सकती हो। सुहानी के माँ बनने की खबर सुनकर शीला सुहानी को बेमन से ही अपना लेती है, क्योंकि कोई और चारा भी उसके पास नहीं था। सुमन को भी एडजस्ट करना पड़ता है। अगले दिन जब सुमन सोकर उठती है तो उसे अजीब सी बदबू आ रही थी। वो रसोई में जाकर देखती है तो वो सुहानी से कहती है, ओ देवरानी, ये सुबह सुबह रसोई में क्या कर रही हो? और ये बदबू कैसी है? बदबू नहीं दीदी, खुशबू। आज मेरी पहली रसोई है तो मछली फ्राई बना रही हूँ। छी, ये सब इस घर में कोई नहीं खाता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बनाने की? क्यों मजाक कर रही हो दीदी? रवि तो उंगलियां चाट चाट कर खाते हैं। उन्होंने बताया नहीं क्या आपको? हे भगवान, मैं तो अपनी सास से ही परेशान थी। अब ये नॉनवेज खाने वाली देवरानी भी आ गई। मेरा तो इस घर में रहना ही मुश्किल हो रहा है। दोनों देवरानी जेठानी बैठी कर रहे थे कि तभी वहाँ पर शीला आती है और कहती है, आहा खुशबू, इतनी अच्छी खुशबू। बहू आज तो तूने मुझे खुश कर दिया एकदम। ये मछली फ्राई की खुशबू, आहा बहुत मजा आ रहा है। जब खुशबू इतनी अच्छी है तो बना कितना अच्छा होगा, मजा आएगा। अरे वाह माँ जी, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपको भी नॉनवेज खाना पसंद है। मैंने तो सोचा कि रवि जी के लिए अपनी पहली रसोई में ये पकाऊं। मुझे अच्छा लगा कि आप भी नॉनवेज खाती हो। आप भी माँ जी? अरे यार, हद होती है। जब से ये नॉनवेज खाने वाली देवरानी घर पर आई है, सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। खाओ जिसको जो खाना है, लेकिन ये नॉनवेज के बर्तन अलग कर देना। मैं तो शाकाहारी हूँ, समझ गई ना तुम? अरे चलो अच्छा ही है, मुझे इसकी कोई बात पसंद तो आई नहीं, लेकिन हाँ कम से कम तेरे अंदर एक चीज तो बढ़िया है कि तू मुझे हर रोज नॉनवेज खिला देगी बढ़िया बढ़िया। हाँ माँ जी, जो भी आप कहोगी मैं वो सब आपके लिए बनाने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह, मजा आ गया। मतलब ये बहू ना मेरे टाइप की है, ये मेरे सारे सपने पूरे कर देगी। चलो अच्छी बात है। वो क्या सपना था माँ? और क्या बेटा, वही मेरा एक सपना जो अब तक अधूरा था कि कोई आए मेरी जिंदगी में और मुझे बढ़िया बढ़िया नॉनवेज बना के खिलाए। तेरे पापा से उम्मीद की थी, लेकिन नहीं, उनको कहाँ टाइम मिलता कि वो मुझे बना के खिलाए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बड़ी बहू आएगी वही खिलाएगी। लेकिन नहीं, उसे तो नॉनवेज से नफरत है, नफरत। लेकिन नहीं, छोटी बहू के आने से ना इन सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब छोटी बहू मुझे बना के खिलाएगी, मजा आएगा। चलो अच्छा है, आपको आपका पार्टनर मिल गया। सुहानी सुमन को छोड़कर सभी के लिए नॉनवेज बनाती है और सभी बड़े चाव से खाते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अब तो सुहानी रोज सबके लिए घर में चिकन, मीट, मछली और अलग अलग डिशेस बनाकर चिकन की रोज खिलाती। ये सब देखकर सुमन को बहुत बुरा लगता। वो अपनी नॉनवेज खाने वाली देवरानी को सुनाती रहती। दिन बीतते हैं। एक दिन सुमन सुहानी के कमरे में आकर उससे कहती है, देखो सुहानी, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे और रवि जी की शादी क्यों और कैसे हुई है, लेकिन तुम भूलो मत, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और तुम देवरानी हो, तो यहाँ वही बनेगा जो मैं चाहूंगी। क्योंकि मेरी शादी के बाद से ही ना यहाँ हमेशा मेरी ही पसंद का खाना बनाया जाता है। और अब ये सब नहीं चलेगा, अब नॉनवेज नहीं बनेगा। आ गई ना बात समझ तुम्हें? पर दीदी, बाकी सब तो खाते हैं ना। आपको नहीं खाना तो आप मत खाओ, लेकिन बाकी सबको तो खाने दो। मैंने बोल दिया नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। तुम्हें बात समझ नहीं आती मेरी? ठीक है, जैसा आप कहें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब माँ जी मानेंगी, क्योंकि उन्हें तो नॉनवेज खाना बहुत पसंद है और बहुत मुश्किल से उन्हें ये सब खाने को मिला है। वो सब मैं देख लूंगी। सुहानी की प्रेगनेंसी के कारण उसका रसोई में काम कर पाना मुश्किल हो चुका था, जिसके बाद वो सुमन की बात मानकर वेज खाने लगती है। लेकिन उसकी भूख मर गई थी, क्योंकि उसे भी नॉनवेज खाने की आदत थी और वेज खाने की वजह से वो कमजोर होने लगी थी। एक दिन उसे काम करते हुए चक्कर आ जाता है और सुमन डॉक्टर को कॉल करके बुलाती है। डॉक्टर उसको चेक करते हैं और कहते हैं,
हाँ जी, देख लीजिए, इनका 7वां महीना चल रहा है और इनको नॉनवेज खाने की आदत है, हालांकि जो शरीर के लिए जरूरी भी है। लेकिन ये कुछ समय से वेज खा रही हैं, जिसके कारण इनके शरीर में कमजोरी बहुत आ गई है। अच्छा यही होगा कि इनको नॉनवेज खाना दिया जाए। जी डॉक्टर साहब, आप जैसा बोलेंगे ना वही करेंगे। हम सुहानी का अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, मैं चलता हूँ। अगर कोई और परेशानी हो तो मुझे कॉल करके बुला लेना। बड़ी बहू, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम इन्हें रोका था ना सुहानी को नॉनवेज खाने से। माँ जी, आप इन सब का ब्लेम मुझ पर नहीं डाल सकती। मैंने बस नॉनवेज खाने से रोका था, खाना खाने से नहीं रोका था। भाभी बात तो सही है। अब अगर बच्चे को किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम हो गई तो हम क्या करेंगे? माना कि सुहानी आपको पसंद नहीं है, लेकिन ये सब कब तक चलेगा भाभी? आज नहीं तो कल आपको उसे स्वीकार करना होगा। इस घर की सदस्य है वो भी। देख बहू, रवि ने जो गलती की ना, उसमें मेरा भी योगदान है, मैं मानती हूँ। अगर मैं अपने बेटे की पसंद को समझ जाती ना, तो आज इतनी सारी जिंदगी बर्बाद नहीं होती। लेकिन अब यही हमारे जीवन का सच है। अब हम सब ना एक परिवार है, और मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं रसोई में खड़े होके ना घंटों तक मांस पकाऊं, और बाहर का खाना सुहानी और उसके बच्चे के लिए सही नहीं होगा। अब उसके लिए और हम सबके लिए सही तो यही होगा कि तू मांस पका के हम सबको खिला दे। माँ जी, मैं देखती हूँ कि मुझे क्या करना है, लेकिन अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं। कुछ दिनों से मेरे साथ क्या हो गया है, मैं आपको नहीं समझा सकती। मैं समझ सकती हूँ बहू, लेकिन अब तू खुद सोचना, हमारी मजबूरी है और इस मजबूरी को हम छोड़ नहीं सकते। अब यही सच्चाई है और तू इस चीज से मुकर नहीं सकती। शीला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। सुमन ये जिम्मेदारी लेती है और नॉनवेज खाने वाली देवरानी का वो ध्यान रखने का वादा करती है। अब वो उसे कभी अंडे उबाल कर खिलाती तो बेचारी कभी चिकन पका कर खिलाती, लेकिन फुल वेजिटेरियन होने की वजह से खुद कभी नहीं खाती। दिन बीतते हैं। सुहानी 9 महीने बाद एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है और सुमन के हाथ में देते हुए उसको कहती है, दीदी, ये सब आपकी वजह से हो पाया है। आप शाकाहारी हैं, लेकिन फिर भी आपने मेरे लिए मांस पकाया, और अब मेरे बच्चे का नाम आप ही रखना। आखिर आप इसकी बड़ी माँ हैं, ये हक तो आपका बनता है। ठीक है सुहानी, इस बच्चे का नाम मैं युवराज रखती हूँ। बहू, तुमने सुहानी और उसके बच्चे के लिए बहुत कुछ किया है। तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए ना, उतना कम है। अगर तुम्हारी जगह कोई और होती ना, तो शायद ये काम करने से ना साफ इनकार कर देती। लेकिन एक तुम हो जिसने सुहानी की इतनी देखरेख की, अपनी छोटी बहन जैसी। माँ जी, अब आप मुझे रुलाइए मत। इस घर का वारिस मेरा भी तो कुछ लगता ही होगा ना। हाँ भाभी, युवराज मेरा और सुहानी का बेटा ही नहीं, आपका भी बेटा है। युवराज के जन्म के बाद परिवार ही बदल जाता है। शीला भी सुहानी को एक्सेप्ट कर लेती है। सुहानी के लिए सुमन के मन में जो कड़वाहट थी वो भी खत्म हो जाती है। युवराज अब उस घर का इकलौता बेटा होता है, तो सभी उस पर खूब प्यार लुटाते हैं। अब जहाँ उस घर में सभी नॉनवेज खाते हैं, लेकिन युवराज अब बड़ा हो चुका था और वो अपनी बड़ी माँ के साथ सिर्फ वेज खाता था। ये देखकर सुमन उस पर बहुत प्यार लुटाती, क्योंकि वो पूरा उसी पर जो गया था। खैर, अब शीला और उसका परिवार हंसी खुशी रहने लगा था। शोभना अपने परिवार के साथ रहा करती थी। शोभना का एक 15 साल का बेटा और 18 साल की बेटी थी। गांव में शुरू से ही पली बड़ी शोभना की शादी शहर में हुई थी। अब ऐसे ही शोभना का अपने घर गांव बहुत ही कमाना होता। बच्चे भी बड़े हो चुके थे। उनकी पढ़ाई लिखाई में शोभना काफ़ी व्यस्त हो जाती है। एक रोज़ शोभना अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही होती है। माँ, इस बार अगर गर्मी की छुट्टियाँ पड़ेंगी ना, तो मैं ज़रूर बच्चों के साथ आपसे मिलने आऊँगी। बहुत समय हो गया आपसे मिले हुए। हाँ हाँ, पूरे 5 साल हो गए हैं ये सुनते सुनते कि इस बार गर्मियों की छुट्टी पड़ेगी तो बच्चों के साथ आपसे मिलने आऊंगी। इस बार भी मैं इंतजार करूंगी। माँ, आप तो जानती है ना घर में कितना काम होता है। अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, उनको स्कूल की छुट्टी मिलती नहीं है, और आपके दामाद को तो काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। माँ, आपको जाना है तो आप जाओ, नानी से मिलने हमें गांव नहीं जाना। हाँ माँ, 10 दिनों की तो गर्मियों की छुट्टी मिलती है, उसमें भी हम गंदी जगह जाए? हम नहीं जाएंगे, मुझे तो बिल्कुल गांव पसंद नहीं। तुम दोनों चुप करो, बहुत बदतमीज होते जा रहे हो। कोई बात नहीं, बच्चे ही तो है, उन्हें गांव पसंद नहीं तो तू अकेली आ जाइयो। शोभना अपनी माँ से कई सालों से गांव मिलने नहीं गई थी, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई और पति के काम से छुट्टी ना मिलने की वजह से शोभना को समय नहीं मिल पा रहा था।
कि वो कुछ समय के लिए गांव जाकर अपनी माँ से मिलाए। ऐसे ही समय गुजर रहा था और जल्दी ही गर्मियों की छुट्टियां भी पड़ जाती हैं। तभी शोभना अपने पति रोशन से कहती है, जी वो मैं आपसे ये कहने वाली थी कि अब तो बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां भी पड़ चुकी हैं, तो क्या हम एक बार गांव होकर आते हैं? माँ का बहुत मिलने का मन है हमसे। अगर ऐसी बात है तो तुम और बच्चे चले जाओ, मुझे तो काम से बिल्कुल भी फुर्सत नहीं। और छुट्टी तो बच्चों की हुई है, मेरी थोड़ी ना। पापा मुझे गांव नहीं जाना, मुझे गांव जाना ना बिल्कुल पसंद नहीं है। वहाँ के लोग बहुत गंदे होते हैं। और वहाँ की चीजें भी बहुत गंदी होती है, खाना भी बहुत गंदी तरीके से बनाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे नहीं जाना गाँव। माँ, आपको जाना है तो आप जाओ। जब दो बड़े बात कर रहे हो ना तो बीच में बोलना जरूरी है क्या? और मैंने तुम दोनों से तुम्हारी राय नहीं पूछी कि तुम्हें गांव चलना है या नहीं चलना है। माँ आप कुछ भी करो, लेकिन मैं गांव नहीं जाने वाला तो नहीं जाने वाला। हाँ हाँ माँ, केशव बिल्कुल सही कह रहा है। मैं भी नहीं जाने वाली, आप अपना देख लो। इतना कहने के बाद केशव और ममता दोनों ही अपना खाना उठाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। इधर रोशन शोभना पर गुस्सा करते हुए कहता है, देखो आजकल के बच्चे देखो, संस्कार नाम की तो इनके अंदर कोई चीज ही नहीं है। इतनी बदतमीजी से बात करते हैं, देखा है तुमने? जब भी मैं डांटती हूँ तो तुम मुझे से डांटने नहीं देते हो। बच्चा है, देख लो बच्चे होने का नतीजा कैसे जुबान लड़ा रहे हैं। अब अगले ही दिन कलावती फिर से अपनी बेटी शोभना को फोन करती है और शोभना भी बड़ी ही उदास होकर अपनी माँ को फिर से यही कहती है कि इस बार भी उसे समय नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, बच्चे अगर मुझसे मिलने नहीं आना चाहते तो तू अकेली चली आना। पता नहीं माँ बच्चे ऐसे क्यों होते जा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जल्दी मिलने आऊंगी। इतना कहकर शोभना फोन रख देती है। अब इधर कलावती अपनी बेटी शोभना से मिलने का मन बना लेती है और अपने बेटे को कहकर 4-5 दिनों के अंदर ही शोभना के घर बिना बताए आ जाती है। अब जैसे ही कलावती शोभना के घर आकर गेट खटखटाती है, वैसे ही दरवाजा केशव खोलता है। जी आप कौन है? आपको किससे मिलना है? 1 मिनट माँ, बाहर आके देखो, कोई पैसा मांगने वाली आंटी आई है। अरे बेटा, नहीं नहीं, मैं कुछ मांगने के लिए नहीं आई हूँ। मैं तो अब जैसे ही ममता गेट लगा देती है, वैसे ही कलावती को बहुत दुख होता है कि उसके नाती और नातिन उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। अब शोभना तुरंत ही गेट खोल देती है और वो अपने सामने अपनी माँ को देखकर भावुक हो जाती है और गले लगाकर कहती है, माँ आप यहाँ और कैसे? मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि आप यहाँ आ गई मुझसे मिलने, अपनी बेटी से मिलने। तुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है। और मेरे बच्चे कहाँ हैं? उनसे भी मिलवा दे मुझे। माँ कहीं ये लोग आपको ही तो मांगने वाली नहीं कह रहे थे? नहीं नहीं, सच में कोई मांगने वाली आई थी, वो तो चली गई। मैंने उसे पैसे पकड़ा दिए थे। कितने बड़े हो गए हैं मेरे बच्चे, और ममता तो बिल्कुल तुझ पर गई है। केशव और ममता अपनी नानी कलावती को नमस्ते तक नहीं करते और उन्हें देखकर दूर दूर भागते हैं, क्योंकि कलावती गांव से थी और कलावती के कपड़े भी थोड़े मैले कुचले से थे। शोभना अपने बच्चों के व्यवहार से बहुत दुखी होती है, लेकिन अपनी माँ के आने की खुशी शोभना अपनी माँ का आव भगत करती है। तेरा घर तो बड़ा ही सुंदर है। अब ना जाने अगली बार कब मिलना हो। 1-2 महीने रुक कर जाना माँ, मुझे अच्छा लगेगा। सोच तो रही हूँ कि थोड़े समय तक रुक जाऊं, लेकिन घर का भी काम देखना है। तुझे तो पता है आजकल के बच्चे कहाँ कुछ सुनते हैं। शोभना अपनी माँ के साथ खुश होती है, लेकिन केशव और ममता अपनी नानी के पास बैठते तक नहीं थे और ना ही उनसे सीधे मुंह बात करते। एक रोज शोभना की सुबह सुबह तबीयत खराब हो जाती है, जिसके कारण शोभना बच्चों के लिए दाल चावल बना देती है। केशव और ममता दाल चावल खाना पसंद नहीं करते और इधर उधर किचन में खाना ढूंढ रहे होते हैं। आज शोभना की तो तबीयत ठीक नहीं, इसीलिए उसने चावल दाल बना दिए हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी बना दूं क्या बच्चों? आप तो रहने दीजिए नानी, आप गांव वाले लोगों को गोबर पाथने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। हाँ सच में, उसमें से ना बहुत स्मेल आती है। आप कैसे कर लेती हो नानी? कलावती को बच्चों की बातें बहुत बुरी लगती हैं
क्योंकि उसे पता था शहर में रहने वाले बच्चे कुछ भी बोलते हैं, बड़ों की इज्जत तो उन्हें करनी ही नहीं आती। इसलिए अब कलावती गांव से लाया हुआ अपने हाथों का बना हुआ आम का अचार निकालकर किचन में रख देती है, जिसकी खुशबू से बच्चे किचन में दाल चावल निकालकर उस अचार के साथ खाते हैं। क्या बात है, आज तुम दोनों दाल चावल के लिए झगड़ा कर रहे हो? अरे नहीं नहीं माँ, हम दाल चावल के लिए झगड़ा नहीं कर रहे, बल्कि ये आम का अचार जो किचन में रखा हुआ है ना, उसके लिए झगड़ा कर रहे हैं हम। कौन से आम के अचार की बात कर रहे हो? मैंने तो कोई अचार किचन में नहीं रखा। मैं तो सोच रही थी तुम लोगों ने दाल चावल खाया भी होगा, या तो आज बर्बाद होने वाला है। तो फिर ये अचार आपने नहीं रखा तो ये यहाँ आया कैसे? कहीं यहाँ नानी ने तो नहीं रखा? अब केशव और ममता को पता चलता है कि जिस अचार के लिए वो दोनों झगड़ा कर रहे हैं वो नानी के हाथों का बनाया हुआ अचार है, जो उन्हें बहुत पसंद आता है। अब ममता अपनी नानी को बड़े ही प्यार से कहती है, नानी मैं तो कहती हूँ आप 2-3 महीने यहीं रुक जाओ और आम का अचार बनाकर जाना। मुझे तो आपके हाथों का आम का अचार बहुत पसंद आया। माँ के हाथों का खाना खाकर वाकई तुम दोनों की अकल ठिकाने आ गई। हाँ हाँ नानी, प्लीज प्लीज आप ना आम का अचार बनाकर ही जाना, वरना हम आपको जाने ही नहीं देंगे। अच्छा, नानी के हाथ के आम का अचार क्या खाया तुम लोगों ने? तो मेरे ही गुण गाने शुरू कर दिए। देखा नानी के हाथ का जादू। ये तो मानना पड़ेगा नानी, वाकई आपके हाथों में जादू है। जो दाल चावल हम सालों से हाथ भी नहीं लगाते थे, आज उसे मजबूरन हमें खाना पड़ा, और खाने के बाद तो ऐसा लग रहा है बस वही खाते रहे, लेकिन आपके आम के अचार के साथ। तो नानी आप कब बना रहे हो आम का अचार? और हाँ, थोड़ा ज्यादा बनाना, मेरे दोस्तों को भी बहुत पसंद आया था स्कूल में। अब केशव और ममता की नानी कलावती अपने गांव जाने से पहले अपने बच्चों के लिए आम का अचार बनाकर रख जाती है, जिसे खाकर हर कोई यही कहता, वाकई नानी के हाथों का आम का अचार खाकर तो मजा ही आ गया।